हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपको अपने फिजिक्स को इतनी स्ट्रांग कर लेना है कि चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में फिजिक्स आपके लिए कंफर्टेबल फील हो, ये आपके लिए स्कोरिंग हो। ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो आप चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, हर एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है, एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, एक सुपर इलास्टिक कोलिजन होता है, एक हेड ऑन कोलिजन होता है, एक ऑब्लिक कोलिजन होता है। ये डिफरेंट कैटेगरी हमने डिस्कस किया था। हमने आपसे ये कहा था कि जब भी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन सेम हो, मींस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, तो उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और इलास्टिक कोलिजन में जितने भी फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं सब कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी पार्ट, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इसमें नहीं कन्वर्ट होता है। इसलिए आपका जो है वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती है या कंजर्व रहती है। और दूसरा था इनइलास्टिक में हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। रीजन क्या है कि कुछ न कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं जिससे कुछ मैकेनिकल एनर्जी या कुछ काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जब भी दो कोलाइडिंग बॉडी कोलिजन होने के बाद आपस में स्टिक कर जाए और एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे तो उसे हम परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होता है। उसके बाद सुपर इलास्टिक कोलिजन में हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। रीजन क्या है कि जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है और वही काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। और वन डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन में हमने डिस्कस किया था कि जब भी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम हो तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। और आपका टू डायमेंशनल कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी जो है कोलाइडिंग बॉडी कोलिजन के बाद जो है वो सेम लाइन में ना होकर के सेम प्लेन में हो तो उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन या उसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। और अब हम देखेंगे कि कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, तो हम प्रूव करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे होल्ड करता है। और लीनियर मोमेंटम हर एक इंस्टेंट पर कंजर्व रहता है, कोलिजन के हर एक इंस्टेंट पर कंजर्व रहता है, चाहे वो जिस टाइप का कोलिजन हो। तो आइए देखें कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, वो जितने भी टाइप के कोलिजन होते हैं सब में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो क्यों कंजर्व होता है, कैसे कंजर्व होता है, अब इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखें, स्टेप 1 में ये m1 मास की एक बॉडी है, u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये m2 मास की एक बॉडी है, u2 वेलोसिटी से चल रही है। ये बिफोर कोलिजन की बात है, अब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर गई, कोलिजन टाइम ऑफ कोलिजन डेल्टा टी है। और अब जब ये कोलिजन करेंगी तो एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई करेंगी, इनके बीच में मोमेंटम और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड पर फोर्स अप्लाई कर रही है F21, सेकंड वाली बॉडी फर्स्ट पर फोर्स अप्लाई कर रही है F12। तो F21 F12 ये फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई हो रहे हैं। कोलिजन के बाद दोनों V1 और V2 वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी के बराबर। F इंटू डेल्टा टी को इम्पल्स बोलते हैं या इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं।
अब डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। फर्स्ट बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई होने वाला फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो डेल्टा पी वन ये हो जाएगा फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में चेंज, एफ वन टू हो जाएगा फर्स्ट बॉडी का फोर्स इंटू डेल्टा टी हो जाएगा टाइम इंटरवल। ऐसे डेल्टा पी टू हो जाएगा एफ टू वन में सेकंड बॉडी पर अप्लाई होने वाला फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू हो जाएगा, ये वेक्टर एफ वन टू इंटू डेल्टा पी प्लस एफ टू वन इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू हो जाएगा, डेल्टा टी कॉमन ले ले, एफ वन टू प्लस एफ टू वन हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो ये फोर्सेज हैं ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, में जितना एफ वन टू होगा उतना ही एफ टू वन होगा, एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। बाय न्यूटन थर्ड लॉ एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू वन। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू इक्वल टू डेल्टा टी इंटू एफ वन टू माइनस एफ वन टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा पी वन प्लस पी टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। Thus total linear momentum is constant or conserved although forces vary in a complicated manner। जब भी कोलिजन होता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर वेरी लार्ज इंपल्सिव फोर्सेज अप्लाई करते हैं। अब फोर्सेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में चेंज होते हैं, उनका हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम को हम स्टडी कर सकते हैं। और मोमेंटम कोलिजन के हर एक इंस्टेंट पर कंजर्व रहता है। आइए कुछ अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लें इसके विषय में। टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एट ईच इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो कोलिजन के हर एक इंस्टेंट पर कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल कोलिजन, और टोटल एनर्जी जो होती है वो सभी कोलिजन में कंजर्व होती है, चाहे वो आपका इलास्टिक कोलिजन हो और चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी जिसमें साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सभी फॉर्म की एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी तो सभी टाइप के कोलिजन में कंजर्व होती है। लीनियर मोमेंटम सभी टाइप के कोलिजन होता है, और लीनियर मोमेंटम कोलिजन के हर एक इंस्टेंट पर कांस्टेंट और कंजर्व रहता है। टोटल काइनेटिक एनर्जी मे आर मे नॉट बी कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या कोलिजन के दौरान कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज इन्वॉल्व है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इवन फॉर इलास्टिक कोलिजन kinetic energy is conserved after collision is over and does not hold at every instant of collision। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की भी बात करें तो इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन ओवर होने के बाद और कोलिजन होने के पहले दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, मीन्स कंजर्व होती हैं, लेकिन कोलिजन के हर एक ईच इंस्टेंट पर नहीं कंजर्व होती है। कोलिजन ओवर होने के बाद, कोलिजन के पहले, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, लेकिन हर एक इंस्टेंट पर कंजर्व नहीं रहती है। When two bodies collide, जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं, they get deformed and may be momentally at rest with respect to each other। जब दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो वो डिफॉर्म होती हैं। क्या होती हैं? डिफॉर्म होती हैं, उनमें डिफॉर्मेशन होता है, और मोमेंटली वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होती हैं। जब भी दो बॉडी का कोलिजन होता है तो दोनों डिफॉर्म होती हैं। अगर वो परमानेंटली डिफॉर्म होंगी तब तो इनइलास्टिक कोलिजन में आएगा, अगर वो टेम्परेरली तो वो इलास्टिक कोलिजन में आएगा, और वो मोमेंटली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होती हैं। The impact and deformation during collision may be change some initial kinetic energy into heat, light and sound। जब डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में कोलिजन के समय तो उनकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट में, लाइट में, साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। During collision, large impulsive forces acts on each other and their nature is not known, but with the help of conservation laws we can study। जब कोलिजन होता है तो उनके बीच में लगने वाले फोर्सेज बहुत ही रैंडम मैनर में चेंज होते हैं, तो फोर्सेज के विषय में हमें तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन हम कंजर्वेशन लॉज का यूज करके हम कोलिजन को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका कि व्हाई मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ईच टाइप ऑफ कोलिजन। हर एक टाइप के कोलिजन में मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है उसका ये रीजन रहा।
ओके, आप इसको अच्छे से सुनेंगे, करेंगे, और आपको अपनी कंपटीशन के लिए अलग प्लानिंग बनानी है, एकेडमिक के लिए अलग बनानी है। दोनों को इस तरीके से बैलेंस बनाना है कि आपका दोनों अच्छे से चलता रहे और आपकी कॉन्सेप्ट वही है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी की कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं जाएगी, बस न्यूमेरिकल का लेवल और टॉपिक जो है ये थोड़े कुछ ज़्यादा कुछ कम होते हैं, ठीक ना। तो आपको बैलेंस बना करके दोनों की प्रिपरेशन करनी है। ओके।